श्रवण भैया को आमंत्रित करता हूं। दिल्ली के मानवीयकरण में शिक्षा में जो जीवन विद्या को इंट्रोड्यूस करने का काम चल रहा है, यानी मध्यस्थ दर्शन को प्रचलित शिक्षा में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, उनके साथ उद्धव भाई जी, अनिल तेवटिया भाई जी और रीना दीदी जी। आदरणीय बाबा जी को नमन करते हुए सभा को प्रणाम। अभी हम आज सुबह से मध्यस्थ दर्शन के आलोक में शिक्षा, यही प्रकरण चल रहा है। इसमें अभी हमने शुद्ध बुद्ध, मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में शुद्ध बुद्ध शिक्षा, संस्कार की व्यवस्था कैसे हो, इस पे सुना है सुबह से। वो अभिभावक विद्यालय से लेकर और चेतना विकास मूल्य शिक्षा विश्वविद्यालय तक का सारा कार्यक्रम। अब ये सत्र है कि मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में जो प्रचलित शिक्षा है उसमें कैसे समावेश किया जाए, दर्शन को समावेश किया जाए। ये काफ़ी बड़ी चुनौती के रूप में रही है, आज भी है, क्योंकि वहाँ पर एक सब कुछ सेट है। बाबा जी बोलते हैं समझने की जो वस्तु है वो शिक्षा में शामिल हो, अर्थात पाठ्यक्रम ही बदला जाए, क्योंकि मूल जो गड़बड़ी है वो कंटेंट में है। तो अभी वहाँ कोई अभी काम नहीं हो पाया है, लेकिन थोड़ा बहुत काम जितना जहाँ अवसर मिला है, तो ऐसे 3 राज्यों में सरकार के साथ उनके सहयोग से काम करने का संयोग बना। उसमें सबसे पहला है छत्तीसगढ़, जहाँ स्कूली शिक्षा में कार्यक्रम हुआ। आप सभी जानते हैं वहाँ पर एक 1ली से 8वीं तक पुस्तक भी चेतना विकास मूल शिक्षा के नाम से लिखी गई, और एक लंबा शिक्षकों के साथ काम चला है। दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा दिल्ली। तो जो भी काम हुए हैं उनको क्रम से रखने के लिए मैं परिचय कराता हूँ। छत्तीसगढ़ से रीना बहन, आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं और लगभग 10 वर्षों से मध्यस्थ दर्शन के विद्यार्थी भी हैं। इस मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में कितने काम हुए हैं उसकी सूचना और आगे की योजना, चुनौतियाँ, जो विषय हमारा है कि दर्शन की स्वीकृति कितनी है, उपलब्धियाँ कितनी हुई हैं, उसको रखेंगे। और दूसरा, दिल्ली से डॉक्टर अनिल तेवतिया जी, आप वहाँ एक डाइट के प्रिंसिपल हैं, दिलसाद गार्डन डाइट, और मध्यस्थ दर्शन के विद्यार्थी 2.5 वर्ष से हैं, लेकिन 2.5 वर्ष में एक तंत्र में रहते हुए, जबकि इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देखता हूं वहाँ पे, उसके बाद भी विद्या के कार्यक्रम के लिए जो सेल बना है, सेल फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, उसके मेंबर भी हैं आप। इतना अपने अध्ययन की गति को भी बना के रखे, और उधर जो तंत्र के कार्यक्रम हैं, भैया बोलते हैं मैं तो बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ क्योंकि तंत्र में बहुत काम रहता है। तो तंत्र के कार्यक्रम को भी देखते हुए और अध्ययन को भी, और अब तो शिविर भी ले रहे हैं दिल्ली के अंदर अपने डाइट में, या समाज का मेरे साथ भी एक बार आपने शिविर लिया था। तो काफ़ी गति आपकी बनी है, और साथ में सरकारी काम में है तो उसका भी पूरी योजना बनाते हैं। तो कितनी उपलब्धियां हुई हैं, आगे क्या योजना है, उसको रखेंगे। तीसरे, महाराष्ट्र से उद्धव भाई, आप भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं महाराष्ट्र में। यहाँ सभी सरकारी सिस्टम की प्रस्तुति है, सभी सरकारी लोग कर रहे हैं, लेकिन सभी मध्यस्थ दर्शन से एक लंबे, उद्धव भाई भी लगभग 10-11 साल से मध्यस्थ दर्शन के विद्यार्थी हैं, और महाराष्ट्र में जितना भी कार्य हुआ, और यवतमाल के पास जो पूरा अध्ययन का एक वातावरण बना है, ग्रुप बना है, उसमें अध्ययन में आप सहयोगी सहभागी हैं। तो महाराष्ट्र के काम को आप रखेंगे। तो मैं सबसे पहले उद्धव भाई को, अच्छा, रीना दीदी को बोलता हूँ। वो लिस्ट में मैं देखा ना पहले उद्धव भाई का नाम, तो रीना दीदी को बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ के कार्य को सभा के समक्ष रखें। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथियों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं
तो उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति रखने का मुझे अवसर मिला है। तो विगत में तो अध्ययन शिविर चले हैं और उनसे बहुत सारे शिक्षक अध्ययन शिविर करके निकले भी हैं। तो अध्ययन शिविर तो चल रहा था, पर विद्यालयों में अगर देखें तो विशेष कार्य के रूप में हमको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी थोड़ा प्रयास हम उसमें लगे हुए हैं, तो मैं उसी को ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शिक्षकों के लिए 2009 से 2016 तक चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर एक वर्षीय अध्ययन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 शिक्षकों ने एक वर्षीय अध्ययन शिविर पूर्ण किया। एक वर्षीय अध्ययन पूर्ण किए हुए शिक्षक साथी जो बिना किसी शासकीय सहयोग के 2015 से प्रत्येक 3 माह में 2 दिन की गोष्ठी का आयोजन शिक्षा सम्मेलन के रूप में प्रारंभ किया और इस वर्ष 2017 में योगेश भैया जी के मार्गदर्शन में मई माह में 10 दिन की गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस 10 दिन की गोष्ठी में मानवीय शिक्षा नीति और मानव व्यवहार दर्शन पर चर्चा हुई और उसमें ये भी चीज़ निकल कर के आई कि ये जो 10 दिन की गोष्ठी चल रही है, ये प्रत्येक वर्ष 10 दिन की गोष्ठी होगी मानवीय शिक्षा नीति पर, और क्रमशः दर्शन की जो पुस्तकें हैं, जैसे हमने पहले मानव व्यवहार दर्शन पर किया, तो आगामी जो है हमारा कर्म दर्शन पर चर्चा होगी। और प्रत्येक 3 माह में मानवीय शिक्षा नीति को लेकर के गोष्ठी हमको रखनी है। मुख्य रूप से मानवीय शिक्षा नीति की गोष्ठी के द्वारा यह बात निकल कर के आई है कि जो 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के साथ हमको कार्य करना है, ताकि 10 सोपानी व्यवस्था का जो बीज है वो बच्चों तक पहुंच जाए और उनकी एक परंपरा बने। तो इसके लिए पूर्व माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन से बच्चों की 5 समितियों का गठन करना है। जो जीने के 5 आयाम हैं उसके आधार पर 5 समितियों का गठन करना है। इसके आधार पर अनुकूलता अनुसार कुछ विद्यालयों में, जैसे माध्यमिक शाला है और हाई स्कूल है, में विद्यालयों में या कक्षा के स्तर पर समितियों का गठन कर कार्य को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत शाला समय के पूर्व या शाला समय में 1 घंटा चेतना विकास मूल्य शिक्षा की चर्चा की जाती है। उत्पादन समिति में विद्यार्थियों को किचन गार्डन, बागवानी व औषधि पौधों का रोपण व उनकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य संयम के अंतर्गत मानवीय आहार की जानकारी, योग शिक्षा तथा घरेलू उपचार इत्यादि पर चर्चा की जाती है। विद्यालय में दर्शन के सूत्रों, सुक्तियों और संबंधित चित्रों का आलेखन किया गया है। कुछ शिक्षक साथियों द्वारा विद्यालय में परिचय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये सभी गतिविधियां कुछ विद्यालयों जैसे कोदोपाली में शिव प्रसाद टंडन भैया जी के द्वारा, घोगरा में प्यारेलाल डहरिया भैया जी के द्वारा, औरौद में सावित्री दीदी के द्वारा, भोथीडी में यादराम भैया जी के द्वारा, नरहरपुर में उदय जैन भैया जी के द्वारा, औरी में चंद्रहास भैया जी के द्वारा, डूमरमुड़ा में सुरेंद्र गुप्ता भैया जी के द्वारा, धमनी में नेहरू राम भैया जी के द्वारा, दुधली में मेरे द्वारा और कोकड़ी में गैनलाल भैया जी के द्वारा पहले से ही संचालित किया जा रहा है, जिसमें उनकी धर्मपत्नी राखी जी भी पिछले 5 वर्षों से सहयोग कर रही हैं। शिक्षकों के द्वारा बच्चों की मानसिकता में 10 सोपानी या ग्राम स्वराज व्यवस्था का चित्रण प्रारंभ हो, इस हेतु विभिन्न गतिविधियां प्रचलित शिक्षा के साथ कराया जा रहा है। जैसे अंगद कैवर्त भैया जी हैं, उन्होंने अपने विद्यालय में विद्यालय स्वावलंबन पर कार्य किया है। इसके अंतर्गत विद्यालय में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और उन सब्जियों की बिक्री की जाती है। उससे जो कोष इकट्ठा होता है उसको विद्यालय के कार्यों में लगाया जाता है। वैसे ही रायपुर में गौरी कांता दीदी जी के द्वारा बाल विज्ञान कांग्रेस जो विद्यालयों में, गवर्नमेंट स्कूलों में संचालित होता है, तो उसमें 2016 और 17 में बेहतर विकास के लिए गौपालन तथा
सहअस्तित्ववादी जीवन शैली में मानवीय स्वावलंबन विषय पर प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जो राष्ट्रीय और जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया। साथ ही उनके द्वारा अपने घर पर विद्यालय के 30 बच्चों के साथ युवा गोष्ठी का प्रारंभ किया गया है और वो चल रहा है। कुछ विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति या फिर हमें संस्था प्रमुखों से सहयोग नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हम अपने स्तर पर किस तरीके से उसको संचालित किया जा सकता है, उस क्रम में गौरी दीदी ने अपने घर पर युवा गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया, जिसमें विद्यालय के बच्चे ही सम्मिलित हुए हैं और उसमें उनके पालकों की पूरी सहमति भी है। इसके अलावा गौरी दीदी अभिभावक विद्यालय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं तथा अभिभावक विद्यालय के मार्गदर्शन में दर्शन के प्रकाश में कक्षा 3 के गणित विषय का पाठ्यक्रम का निर्माण भी उन्होंने किया है। कृष्ण कुमार साहू भैया जी के द्वारा रायपुर डाइट में बलौदा बाजार जिले रायपुर और गरियाबंद जिले के शिक्षकों के लिए 50 शिक्षकों के लिए परिचय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 शिक्षकों ने अध्ययन शिविर के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। साथ ही गौरी दीदी और साहू भैया जी के द्वारा नेशनल स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। रायपुर, बलौदा बाजार, धमतरी, रायगढ़, बिलासपुर, महासमुंद व कांकेर जिले में शिक्षक साथियों व समाज के लोगों के साथ जिलेवार मासिक गोष्ठी का आयोजन परिवार सभा के रूप में किया जा रहा है, जिसमें अपने परिवार व विद्यालय में प्रयास, स्थिति गति की चर्चा व संवाद पर चर्चा होती है। इन सभी कार्यों से सभी शिक्षक साथियों का उत्साह बढ़ा है और दर्शन में स्पष्टता से आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बच्चे भी सभी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और बिना किसी भय के अपने विचारों या भावों को व्यक्त कर पाते हैं, जिससे संवाद की स्थिति निर्मित हो पा रही है। ये सारी गतिविधि आगामी योजना का एक भाग है, जिसमें हम बच्चों की अभिव्यक्ति हेतु बिना किसी शासकीय सहयोग के मई 2018 में 2 दिवसीय सम्मेलन अछोटी में आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें प्रत्येक शिक्षक कम से कम 5 बच्चों को लेकर आएंगे और उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षक ही निर्वाह करेंगे और यह सम्मेलन पूर्णतः बच्चों का ही होगा। और इसके साथ साथ शिक्षक साथियों का एक प्रयास अभी और शीतकालीन अवकाश में हमारे रायगढ़ जिले के शिक्षक साथियों के परिवार मिलकर के एक परिचय शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उस परिवार की महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिचय शिविर में ये बात रखी गई है कि अगर शिविर 3 से 4 घंटे होते हैं तो हमको 3 से 4 घंटे श्रम भी करना है और वहाँ पर जितनी खाद्य सामग्री का उपयोग होगा वो सारा उत्पादन से ही प्राप्त होगा, मतलब मार्केट से हमको खरीदना नहीं है। केवल जो नमक है वो बस मार्केट से आएगा, बाकी सारी चीज़ें उत्पादन से ही होंगी। तो एक ऐसा अभी 24 से 30 में एक परिचय शिविर है, जिनमें योगेश भैया जी प्रबोधन करेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ की अभी स्थिति में तो हमको भी यही दिख रहा है, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे अपेक्षा है कि हमको आप सभी का मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी, ठीक 8 मिनट में और छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपने रखा और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है छत्तीसगढ़, क्योंकि सरकारी सिस्टम में स्कूल एजुकेशन में शुरुआत वहीं से हुई है और अभी भी हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली में जब काम शुरू हुआ और दिल्ली का मानवीकरण एक बड़ा लक्ष्य सामने आया और मैं गोरखपुर से दिल्ली के लिए जब वहाँ की सरकार के आग्रह पे आया इस काम को करने के लिए, तो दिल्ली के बारे में जो खबरें जाती हैं वो ठीक नहीं रहती हैं तो लगता था दिल्ली का मानवीकरण इतना
मतलब भैया बोले थे ना कितना ये इस नाम ही सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन जो पिछले 2.5 साल में प्रयास हुए हैं, दिल्ली के शिक्षक या कोई भी सुनने को तैयार नहीं रहता था। सुनना वहाँ एक कठिन कार्यक्रम है सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, सुनने वालों की समस्या है। लेकिन जिस ढंग से दर्शन को सुना है और 3,500 हज़ार 4,000 हज़ार की संख्या में सोम भाई को सुना और बिल्कुल व्यवस्था जैसी रही, और जो कार्यक्रम चला स्कूल एजुकेशन से लेकर अब हम SCRT डाइट में एक मजबूत स्थिति में आके खड़े हुए हैं, ये सारे कार्यक्रम को माननीय डॉक्टर अनिल तेवतिया जी रखेंगे आपके सामने, सरकार के और दिल्ली के सभी का प्रतिनिधि के रूप में। 8 मिनट। श्रद्धेय बाबा जी को नमन। सभी जागृत और जागृति क्रम में जो साथी हैं सभी को नमस्कार, अभिनंदन। दिल्ली की जर्नी जब मध्यस्थ दर्शन के आलोक में शुरू हुई तो बहुत सारे इवेंट बर्ड्स थे। जो श्रवण भैया ने अभी कहा कि दिल्ली के टीचर्स को या ऑफिसर्स को ये लगता है कि हमसे समझदार तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम तो राजधानी में हैं। जो लोग राजधानी से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि बड़ी उनकी अटूट मान्यता होती है। सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स 40 लोग अचौती गए, इसलिए हम कहते भी हैं कि सही मामले में जन्मभूमि और कर्मभूमि वो है, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई और एक माहौल बना। उसके बाद 3 स्तर पे हम लोगों ने काम शुरू किया। पहला काम हुआ कि थोड़ा माहौल बनाया जाए, फिर परिचय शिविरों का दौर, उसके बाद कुछ शिक्षा में गहरे से काम किया जाए। तो जो पहला काम किया वो ये किया कि 1 और 2 दिन के कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए। उससे लगभग 3,000 लोग गुजरे। उसमें कुछ टीचर्स भी थे, कुछ ऑफिशियल्स भी थे। उनमें सहमति बनी, और जब वो अपने स्कूल्स में गए तो उन्होंने अपने साथियों को भी बताया कि हाँ कुछ काम की बात तो है। फिर एक रिग्रेस सिलसिला शुरू हुआ परिचय शिविरों का, और जिसको लीड किया सोम भाई जी ने। उनके साथ साथ हमारे जो भी आदरणीय प्रबोधक थे, हमने जिनको भी रिक्वेस्ट किया, अजय दायमा भाई, अशोक गोपाला भैया, सुरेंद्र पाल भैया, अजय जैन भाई, सुरेंद्र पाठक भैया, योगेश भैया, बाल मुकुंद भैया, विधि दीदी, सभी ने हमको सहयोग किया। और 7-7 दिन के जो परिचय शिविर हुए, वो परिचय शिविर में हमने लगभग 20,000 टीचर्स को कवर किया। और उसमें एक सुंदर बात ये रही कि करीब हमने 12 शिविर ऐसे किए कि जिसमें एक स्कूल का पूरा स्टाफ चल के आया एक जगह। तो जब एक जगह चल के आया तो स्कूल में स्थिति अलग बन जाती है, क्योंकि फिर ये नहीं कहता कोई एक कि तुम जो कह रहे हो वो मैंने तो नहीं समझा, आपने कुछ और सुना है, मैंने कुछ और सुना है। वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं। उसके बाद उन्हीं में से स्वेच्छा से दिल्ली जैसी जगह जहां हमारी मान्यता थी कि ये नहीं हो सकता, लगभग 800 लोगों ने सोम भैया के शिविर के बाद स्वेच्छा से अपना नाम दिया कि हम अध्ययन शिविर करना चाहते हैं। सरकार ने किन्हीं कारणों से, वो कुछ अपने कारण रहे कि टीचर्स की कमी है, उनको नहीं छोड़ा, पर उन लोगों ने ये ऑप्ट किया कि हम अपने पैसे से, सिर्फ सरकार हमको छुट्टी दे दे, हम अध्ययन करना चाहते हैं। ये खूबसूरत स्थिति दिल्ली जैसी जगह बनी। फिर एक दिल्ली में मेंटोरशिप का प्रोग्राम चला। 200 शिक्षकों का चयन किया गया। वो 200 शिक्षक ऐसे थे कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में एक पॉजिटिव माहौल बनाएंगे, एटीट्यूड का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं, एटीट्यूड डेवलपमेंट। तो एक मेंटोर टीचर के पास 5 स्कूल थे। सभी मेंटोर, 200 मेंटोर थे, वो 7 दिवसीय परिचय शिविर से गुजरे। हम हापुड़ में 8 दिन का करते थे, क्योंकि आधा दिन पहले दिन जाने का, लास्ट दिन आधा जाने का, तो वो थोड़ा गड़बड़ होता था, तो 8 दिन का हम समय रखते थे। उन 200 में से लगभग 130 लोगों ने ये स्वेच्छा व्यक्त की कि हम आगे अध्ययन करना चाहते हैं, और 33 लोग
मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ, ऐसे निकल के आए कि जिन्होंने कहा कि यदि सरकार हमको छुट्टी नहीं दे रही तो ना दे, हम छुट्टी भी अपनी लेने को तैयार हैं, पैसा भी अपना खर्च करने को तैयार हैं। लास्टली फिर सरकार ने उनको छुट्टी दे दी, जब वो इस बात के लिए भी तैयार थे कि हमें छुट्टी नहीं चाहिए। तो अभी 33 हमारे मेंटोर साथी और 4 टीचर ऐसे हैं जो अपनी छुट्टी लेके और हापुड़ में जो वो 2 माह बाद 10 दिन का जो हमारा रूपरेखा हमने बनाई हुई है शिविर की, अध्ययन शिविर की, उसमें अध्ययन करने आते हैं। तो ये तो एक शिविरों का सिलसिला है। उसके साथ इसको समाज में भी काम किया। वो जो 33 मेंटोर हैं उसमें से 10 मेंटोर ने ऑप्ट किया है, एक मेंटोर के पास अभी बताया हमने 5 स्कूल हैं, वो अपने सभी स्कूल्स में यानी कि 50 स्कूल में इस टाइम दिल्ली में वो पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली में एक भ्रम और टूटा कि पेरेंट्स को बुलाओ तो आते नहीं हैं, उनको सही चीज़ मिलती नहीं है, इसलिए नहीं आते। जब सही चीज़ मिली तो वो संडे में भी आते हैं और अपनी ड्यूटी आवर्स में से अपनी कुछ टाइम बचा के भी उन शिविरों को अटेंड करने आते हैं, जो हम कैप्सूल रूप में 3 घंटे 4 घंटे उनसे बात करते हैं। पहले बच्चों से बात करते हैं, 10th 12th के बच्चे पेरेंट्स से बात करते हैं कि कुछ अच्छी बात हो रही है। पेरेंट्स फिर एक दिन के लिए आते हैं, उस एक दिन के बाद उनकी सहमति बनती है और फिर वो 3 दिन के लिए आते हैं। तो अभी ऐसा 50 स्कूल में चल रहा है और आने वाले इस 1 साल में सभी स्कूल्स में ऐसा काम करने की हमारी पूरी टीम के साथ एक योजना है। मैं आपको बताऊं कि जो एक अच्छी बात और बनी कि दिल्ली में हमने गोष्ठी का जो प्रक्रिया रखी है वो ये है कि 4 जगह गोष्ठी होती है। एक जगह हम उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज गोष्ठी, वो लंबे समय होती है, उसे डाइट दरियागंज में रखते हैं, वो शनिवार में होती है क्योंकि शनिवार में अधिकांश ऑफिसेज बंद होते हैं दिल्ली में, जिससे लोगों को आने में सहूलियत हो। सब स्वेच्छा से आते हैं, उसमें सरकार के किसी ऑर्डर का, किसी बात का कोई योगदान नहीं है। यदि किसी का ऑफिस है भी उस दिन ऑन तो वो ऑफ करके आता है, सरकार की तरफ से वो प्रायोजित नहीं है, वो स्वेच्छा का कार्यक्रम है, स्वयं स्फूर्त कार्यक्रम है वो। उसके अलावा 3 जगह और गोष्ठी होती हैं, वो अलग अलग दिन है, सेम डे नहीं होती। जैसे कहीं थर्सडे में होती है, कहीं ट्यूसडे में होती है, कहीं फ्राइडे में होती है, तो अलग अलग दिन रखे हुए हैं। ये एक सुखद स्थिति बनी है और उन गोष्ठी में भी अध्ययन के रूप में हम देखें तो कहीं मानव व्यवहार दर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, कहीं वो कंप्लीट होने के लास्ट अंतिम पड़ाव पे है, तो अच्छे से एक बात हो पाती है, अच्छे से शेयरिंग हो पाती है। ये भी एक सुखद स्थिति बनी क्योंकि दिल्ली में इससे पहले अंकित भैया, संजीव भैया कुछ अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे थे, एक बड़ी टीम नहीं थी। अब दिल्ली में एक टीम के रूप में कुछ लोग तैयार हुए हैं और वो कुछ कर पा रहे हैं। एक जो गहरा काम हुआ शिक्षा में वो ये हुआ कि जितने भी डाइट्स हैं और SCRT है, सबकी फैकल्टी का 100% फैकल्टी का शिविर हुआ। रेजिडेंशियल शिविर हापुड़ में हुआ, सोम भाई जी ने उनका प्रबोधन किया। उसमें से भी काफ़ी सारे लोगों की स्वेच्छा बनी कि हम अध्ययन करना चाहते हैं। उसके साथ डाइट के जितने ट्रेनी हैं, सभी ट्रेनीज़ का करीब 1100 ट्रेनी हैं, 9 डाइट्स हैं गवर्नमेंट की, 9 की 9 डाइट में 1100 ट्रेनी का सभी अब शिविर से थ्रू हो चुके हैं। तो दिल्ली डाइट्स में कोई फैकल्टी और कोई ट्रेनी ऐसा नहीं है जो शिविर से थ्रू ना हुआ हो। और उसका माहौल में जो बदलाव है वो शायद किसी ने पहले देखा होगा और अब देखेगा तो चेंज तो नज़र आएगा। यदि उसे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो पूरा ही एंगल बदल गया। अब फैकल्टी का भी डिस्कोर्स आपस में अलग तरीके का है, फैकल्टी और स्टूडेंट का जो डिस्कोर्स है वो भी बिल्कुल अलग तरीके का है। उसमें कुछ तंत्र का सहयोग रहा, कुछ नहीं भी रहा, तो व्यक्ति जो हैं अपनी तरह से खड़े हो पाए। हमने डाइट्स के जो ट्रेनी हैं उनके पेरेंट्स को बुला के जब हम बात करते हैं, वो हमने रिपोर्ट भी तैयार की है, उनकी रिकॉर्डिंग भी हैं, तो पेरेंट्स ये कहते हैं जी पहले बच्ची में ये शिफ्ट हो गया, पहले वो ऐसे व्यवहार करते थे, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी अलग अलग तरह की रुचियां हैं, रुचि मूलक तो सभी जगह है पर दिल्ली में कुछ और ज़्यादा ही चलता है। तो उन्होंने कहा जी ये पूरा शिफ्ट हो गया,
पहले ये इस तरह से बात करती थी और अब इसका बातचीत करने का अंदाज इस तरीके का है। अब जब देखो वो ये कहती है मैं आपका क्या सहयोग कर सकती हूँ, मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ, तो वो चाहे बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन वाले उसमें हैं, स्टेज में हैं। जबकि पहले ये मानते, मैं भी खुद मानता था कि इस एज में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, पर अब लगा कि हमसे ज़्यादा चेंज वहाँ हो जाता है। तो उसी क्रम में फिर साथ साथ दोनों काम चल रहे थे, क्योंकि जब हम फैकल्टी के साथ बात कर रहे थे तो फैकल्टी से निकल के आ रहा था कि कोई ऐसा हो कि कोर्स के रूप में ये बात हो जिससे एक कंटिन्यूस बात बने। हमने क्या किया था कि जब फैकल्टी के शिविर हो गए, बच्चों के शिविर हो गए, तो सोम भाई के नेतृत्व में उनको हमने इतना परेशान किया, यदि शरीर रूप में देखें, इतना परेशान किया कि हमने उनको टिकने नहीं दिया। दिल्ली का ट्रैफिक भी आप जानते हो, मॉर्निंग में उठाया और इवनिंग में देर रात आए। हम सभी सेल के लोग डाइट टू डाइट पर्सनली जाके बच्चों से मिले और फैकल्टी से मिले कि अब आप कैसा चेंज महसूस करते हो। तो एक तो उन्हें ओनरशिप लगी कि हाँ, हमसे खुद पता लेने आए हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो काम कहाँ तक पहुँचा है। तो उनकी तरफ से आया कि कोर्स तो ज़रूर होना चाहिए। वो तैयारी हमारी पहले से थी। तो एक CTTL क्रिटिकल थिंकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के रूप में अब एक DLED में एक ये कोर्स होगा और यहाँ सम्मेलन, इससे सुखद जगह नहीं हो सकती और सुखद स्थिति नहीं हो सकती। काशी नगरी वैसे है कि अब से 4 दिन पहले ही, जिस दिन हम यहाँ आए हैं उससे 2 दिन पहले ही वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वो कोर्स हमारा अप्रूव हो गया है। उसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका रही, कुछ की पर्दे से पीछे रही, जो हमें गाइडेंस मिलती रही, चाहे वो राजीव संगल भैया हैं और सारे जो लोग जुड़े हुए हैं एजुकेशन में, अंकित भैया हैं, निविता हैं, संजीव भैया हैं, तो मृदु दीदी, काफ़ी उनका सपोर्ट रहा इस पेपर को तैयार करने में। तो अब क्या होगा कि पहले ये हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रखा है और नेक्स्ट ईयर से जितने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं उसमें भी ये कोर्स के रूप में होगा। और कोर्स के रूप में ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने क्रिटिकल थिंकिंग की उसमें डेफिनेशन लिखनी है। वो पूरा मध्यस्थ दर्शन है कि स्वयं में व्यवस्था को समझना, स्वयं की व्यवस्था को समझना, परिवार की व्यवस्था को समझना, समाज की व्यवस्था को समझना और प्रकृति की व्यवस्था को समझना और उसमें अपनी भूमिका को जानना। तो वो जो पूरा कोर्स है वो इस तरह से है। और इसके बाद इसका अलग से ऐसा नहीं है कि पेपर होगा, ये क्वेश्चन आएंगे। इसको अपने जो प्रचलित सब्जेक्ट हैं, जो प्रचलित शिक्षा है, उसमें इंटीग्रेट करना होगा कि साइंस में ये कैसे यूज़ होगा, मैथमेटिक्स में ये कैसे यूज़ होगा, सोशल साइंस में और लैंग्वेज में ये कैसे है। तो एक यदि मैं कहूँ उम्मीद के रूप में, तो इतनी सुखद स्थिति दिल्ली में हमको दिखाई पड़ रही है कि अब से जब 2.5 साल पहले लौट के देखते हैं तो लगता नहीं था कि दिल्ली में ऐसा हो पाएगा। और आप सबका सहयोग और बड़ों का आशीर्वाद रहा और मार्गदर्शन रहा, तो निश्चित रूप से हम अगले और 1-2 साल में सब मिलके कुछ ऐसा कर पाएंगे जो मानवता की बात है। सोम भैया ने कहा कि बाबा जी चाहते थे कि दिल्ली में मानवता स्थापित हो, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं मानवता स्थापित नहीं भी होगी तो उस चरण में, उस लाइन पे, उस तरफ, उस डायरेक्शन में हम ज़रूर होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद लगती है। आप सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया। जैसे अनिल भैया बोल रहे हैं वैसे ही उत्साह दिल्ली में बना हुआ है। मूल बात यह है कि उत्साह में किसी की कमी नहीं आई, क्योंकि हमारे चेयरपर्सन जंग बहादुर जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन रहे, यहाँ आए हुए हैं, वो सेवानिवृत्त हैं, लेकिन वो उनका उत्साह जितना बना हुआ है उनको देख के हम लोग का दुगना तिगना उत्साह बना रहता है। तो ये टीम बहुत अच्छी है, इसलिए काम बहुत अच्छा हो रहा है। आगे महाराष्ट्र में भी 2011 से ही, 2010 से ही नंद कुमार जी के जाने के बाद प्रयास हुए हैं, और प्रयास जितने सरकारी ढंग से हुए उसमें जितने सरकारी शिक्षक संपर्क में आए वो छूटे नहीं। उनका एक चैन बन गया, ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप में एक महत्वपूर्ण भूमिका उद्धव भाई की भी है। तो उद्धव भाई जी से आग्रह है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी तंत्र के रूप में जो हो रहा है उसको रखेंगे।
आदरणीय बाबा जी को नमस्कार करते हुए आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ। जैसे कि सरकारी तंत्र में किस रूप में शिविर, दर्शन या वाद पहुँचाने का क्रम हमने शुरू किया, तो अभी एक दिखता है कि काफ़ी बार बंद हुआ महाराष्ट्र में और काफ़ी बार शुरू हुआ, इसलिए हमको अभी बंद होता है तो बुरा नहीं लगता है। ये हमारे साथ बहुत अच्छा बात हो रहा है कि बीच में 1 महीना हो गया कि फिर से मंत्री जी बुलवा लेते हैं, उसका सिलेबस बताओ क्या क्या पढ़ा रहे हो। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है, ये एकमात्र ऐसा ट्रेनिंग है जिसके लिए शिक्षकों की तरफ से बहुत उत्साह के रूप में लोगों के तरफ से डिमांड आ रहा है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि 2010 में नंद कुमार जी वहाँ पे एक बड़े पद पर थे शिक्षा विभाग में। उन्होंने इसको बहुत बड़े पैमाने पे शुरू किया था और उस समय भी लगभग आंकड़ों के रूप में देखा जाए तो 8000 लोगों ने रिकॉर्ड में 8000 लोगों का नाम है, उन्होंने परिचय शिविर कर लिया था। और वही लोग लगातार उनकी डिमांड जो है बीच में आती रहती थी। पर बात वही है कि सरकारी तंत्र में जब तक शासन की ओर से कोई व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करता है, तब तक लोगों का जो आदर है, लोगों का जो भावना है, वो शासन उसका सम्मान या उसको कोई अपने तरफ से छूट नहीं देती है। तो फिर से एक बार नंद कुमार जी का आना हुआ 2015 में शिक्षा सचिव के रूप में। तो उस समय उन्होंने शुरू नहीं किया, बिल्कुल शुरू नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो 2010-11 में जो बात हुई थी वो बात फिर से यहाँ पे होगी, इसलिए उन्होंने साल भर कुछ नहीं किया। पर लोग जानते थे कि इन्होंने एक शुरू किया था और उसका बहुत अच्छा परिणाम था, वो सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता था और उसका कंटेंट भी बहुत मजबूत था। इसलिए वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ सब लोग, टीचर लोग उनसे डिमांड करते थे कि इसकी ये ट्रेनिंग जो है शुरू कराइए, शिविर शुरू कराइए। तो उन्होंने उस रूप में कोई पहल अपने तरफ से नहीं लिया, पर उन्होंने गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा एक अमेंडमेंट पारित करवा दिया कि एक शिक्षक है तो शिक्षक को ट्रेनिंग सरकार अभी नहीं देगी, सरकार अपने मन से और विशेषज्ञ लोगों से बनवाया हुआ कोई फॉर्मेट टीचर पे नहीं थोपेगा। तो जब तक टीचर किसी विषय का डिमांड नहीं करेगा तब तक टीचर को किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो इससे एक लोगों में आश्वस्ति हुई, एक लोगों में एक रिलैक्सेशन आया कि काफ़ी सालों से महाराष्ट्र में बहुत सारे जो प्रयास हो रहे थे शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग को लेके, तो उससे लोगों को बहुत बड़ी राहत हुई, बहुत बड़ी मुक्ति मिली, लोगों ने बहुत एक चैन की सांस ली। तो उसके बाद में फिर उन्होंने जो शुरू किया था कि डिमांड बेस, तो हर जगह से इसकी डिमांड आने लगी। पर जो डिमांड आने लगी वो डिमांड की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इसलिए हमने शुरुआत में 2015-16 में केवल 3 जिलों में हमने ये काम शुरू किया, एक वर्धा, चंद्रपुर और यवतमाल, और एक बुल्ढाना है। वहाँ पर वहाँ के सीईओ ने अपने हिसाब से शुरू किया था। वहाँ पर जो भी एक प्रभाव बना बुल्ढाना सेंटर का, तो सेंटर की महिमावश वहाँ के सीईओ, वहाँ के शिक्षा अधिकारी, इन सब लोगों ने तय किया कि ये बात बहुत अच्छी है और इसको सरकार की मदद ना लेते हुए हम लोग जिला पंचायत की ओर से इसको शुरू करते हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या में लगभग 500 शिक्षक, एक ही ब्लॉक के 500 शिक्षक लोगों का ये इसमें शिविर हो गया और उसका इतना अच्छा परिणाम आया कि वहाँ उसका प्रभाव देखते हुए पूरे ज़िले से डिमांड आने लगी। और डिमांड भी जो है ना, अभी उसका एक चैनल बना दिया, अपना लिंक बना दिया, गूगल फॉर्म बना दिया, तो उससे वो सारे लोग अपने आप भरते रहते हैं और उसकी लगातार जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते रहता है, वो अपने आप होते रहता है। और इसमें कोई आदमी का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो 2010-11 में जो शिविर हुए 8000-9000 लोगों के, उसके बाद में 2012 में NCERT का एक उस पर शोध हुआ कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ टीचर्स लोगों पे, बच्चों पे, पूरा शिक्षा प्रणाली पे। तो उसमें लगभग 7-8 पेजेस में लिखा गया है कि शिक्षा में ये जो प्रयोग शुरू हुआ, जीवन विद्या नाम से उसमें लिखा हुआ है कि उसमें शिक्षक और उसकी मानसिकता वो जो है बच्चों से स्नेह के रूप में विकसित हो रही है और ये अभी तक का सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस रूप में वहाँ पर लिखा गया है। तो ये एक रिकॉर्ड के रूप में गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, हम बार बार इसको सरकार के सामने प्रस्तुत भी करते रहते हैं। फिर दूसरी एक बात रखी
कि ऐसे कई ट्रेनिंग चलते हैं जिसमें एक 4 दिन के लिए 4 वक्ता होते हैं और वो 1-1 घंटा ही बोलते हैं, पर ये एकमात्र ऐसा ट्रेनिंग है कि जिसमें 7 दिन 8 दिन एक ही व्यक्ति कोई किताब नहीं लेते हुए, कोई रेफरेंस बुक नहीं लेते हुए वो पूरा का पूरा शिविर का संचालन करता है। तो ये 2-4 लाइन में उसमें वहाँ उसका वर्णन आया है और उसका अप्रिसिएशन भी अच्छा किया गया है। फिर ऐसी कई बातें हैं जो आपको भी अपन व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं। 2015-16 में नंद कुमार जी का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। उस समय लोगों ने अपने हिसाब से जो डिमांड किए उसमें लगभग 200 लोगों का हमने शिविर किया और उसमें लोग बहुत उत्साहित हुए और उसमें जो कुछ परिणाम देखने को मिले उससे 2016-17 में लगभग 400-500 लोगों ने फिर से एप्लीकेशन किया और अभी इस सत्र में लगभग 1500 लोगों ने गवर्नमेंट के पास इसका एप्लीकेशन किया है ऑनलाइन। तो इसमें किसी का सीधा संपर्क नहीं है, सीधा हस्तक्षेप नहीं है, वो सीधा का सीधा डाइट में सारा का सारा डिमांड रिकॉर्ड हो जाता है और वो रिकॉर्ड हुआ डिमांड सीधा का सीधा SCRT में प्रपोज होता है और वहाँ से फंड जो है सीधा डाइट में आ जाता है। तो यहाँ पर अभी देखिए एक बहुत अच्छा बात हुआ है कि किसी शिक्षा सचिव का, शिक्षा मंत्री का सीधा इसमें हस्तक्षेप नहीं है। लोग डिमांड करेंगे उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो उसी क्रम में पिछले 5-6 साल में जो कुछ बात हुई वहाँ पर, तो यवतमाल में खासकर एक 2014-15 में लगभग 11 लोग और उसके बाद 13 लोग, ऐसे 24 लोगों ने 1 वर्ष का अध्ययन सत्र अछोटी में कर लिया है। और उसके बाद चंद्रपुर में भी लगभग 5-6 लोग हम हैं जो इसको 1 वर्ष का पूरा कोर्स कर चुके हैं, अध्ययन सत्र कर चुके हैं। तो इसमें एक सुंदर अवसर हुआ कि हम लोग सतत एक दूसरे के संपर्क में बीच में बने रहे। तो इस कारण अध्ययन की गोष्ठियाँ भी चलती रही और योजनाएं भी बनती रही। तो तीनों का काम, मतलब तीनों काम साथ में होते रहे। शिविरों के संचालन, योजनाएं, अध्ययन की गोष्ठियाँ, फिर जमीन का शोध, ये सारा का सारा काम अपने साथ साथ चलता रहा और उसके परिणाम स्वरूप पिछले 7 साल का फलित इस साल वहाँ पर लगभग 10 लाख रुपए का राशि जमा किया सब भाई बहनों ने मिलके और वहाँ पर लगभग 1500 स्क्वायर फुट में 50 लोगों का वहाँ पर निवास व्यवस्था और वहाँ पर शिविर का संचालन के लिए एक भवन का निर्माण अमित भाई के खेत में अभी शुरू हुआ है। तो अब देखिए कि सरकारी प्रयास से शुरू हुए सारे प्रयास है, सरकारी मदद से, और अंततः समाज में जाके ये समाज ने इस चीज़ को ऑन कर लिया है, पकड़ लिया है, समाज ने इसको ग्रहण किया है। तो समाज से भी काफ़ी लोग इसमें आकृष्ट हो रहे हैं ये सारे प्रयासों को देख के। ठीक है। और एक बड़ी बात पिछले वर्ष जो हुई कि इसको शिक्षा विभाग में फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ बनाने का क्रम नंद कुमार जी ने इस पे सोचा। तो इस कारण योगेश भैया का सतत संपर्क रहा इसमें और लगभग 70 लेसन्स बन गए हैं जो स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 4 तक हम उसको कक्षाओं में दे सकते हैं। और ये लेसन्स जो है इसका अवलोकन नंद कुमार जी ने किया और बहुत खुश हुए कि अब तक का ये सबसे अच्छा शिक्षा विभाग में बना हुआ दस्तावेज है, ऐसा उन्होंने इसके लिए प्रशंसोद्गार निकाला है। तो इस रूप में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और आने वाले समय में हम सबके सहायता से, सबके एक दूसरे के समर्थन से और एक दूसरे के मदद से इस काम को, इस अभियान को और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। सभी को धन्यवाद। जी उद्धव भाई धन्यवाद। महाराष्ट्र का जो रिपोर्ट है NCERT दिल्ली ने इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की इम्पैक्ट स्टडी जो किया है 2012 नाम से डॉक्यूमेंट है, उसमें महाराष्ट्र में जो 2011 में काम हुए हैं उसका उन्होंने बाकी काफ़ी प्रशंसा जहाँ जहाँ हुआ बाकायदे रिपोर्ट में है, वो उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ से जो शिक्षा विभाग से जो काम शुरू हुआ महाराष्ट्र से होते हुए दिल्ली तक पहुँचा और दिल्ली में एक शिक्षकों को जो आवासीय प्रशिक्षण करने के लिए केंद्र के रूप में हापुड़ उसका विस्तार के रूप में खड़ा हुआ। तो आप सभी का दिल्ली में सेल की तरफ से और हापुड़ में भी हार्दिक स्वागत है हमेशा। धन्यवाद।